बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में 12.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की थी और वो एक्सरसाइज जो थी वो राइट ट्रायंगल के लिए थी और 12.2 एक्सरसाइज जो थी वो भी राइट ट्रायंगल की थी। तो ट्रायंगल की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी कि ट्रायंगल जो है इनकी मेजर दो टाइप्स होती है, राइट ट्रायंगल और ओब्लीक ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो और दूसरे दोनों एंगल जो हैं वो एक्यूट एंगल हों, लेस देन 90 हों, उसको राइट ट्रायंगल कहा जाता है। और ओब्लीक ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का ना हो, उसको ओब्लीक ट्रायंगल कहा जाता है। राइट ट्रायंगल जो होती है उसको हल करने के अलहदा फार्मूले होते हैं और ओब्लीक ट्रायंगल जो होती है उसको हल करने के अलहदा फार्मूले होते हैं। राइट ट्रायंगल जो है उसको हल करने के लिए हमारे पास 4 फार्मूले होते हैं जिनकी मदद से हम राइट ट्रायंगल का सॉल्यूशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। सॉल्यूशन मीन जो गिवन एंगल और साइड हैं उनकी मदद से रिमेनिंग एंगल और साइड जो हैं वो हम मालूम कर सकते हैं। वो 4 तरीके कौन से होते हैं? एक होता है कि साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है कॉज अल्फ़ा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा होता है टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, a² + b² = c²। राइट ट्रायंगल जो है इसको हल करने के लिए ये 4 फार्मूले हमारे पास होते हैं और इनकी मदद से गिवन एंगल और साइड जो है उनको लेकर हम रिमेनिंग एंगल और साइड जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। अब ओब्लीक ट्रायंगल जो होती है, ओब्लीक ट्रायंगल वो होती है जिसमें कोई एंगल भी 90 डिग्री का ना हो और ऐसी ट्रायंगल जो होती है उसको हल करने के लिए भी हमारे पास 4 फार्मूले हैं। पहला लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, हाफ एंगल फार्मूला। अब राइट ट्रायंगल जो होती है इसका कोई फार्मूला जो है वो ओब्लीक ट्रायंगल पर अप्लाई नहीं कर सकते और ओब्लीक ट्रायंगल का कोई फार्मूला राइट ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी आपने किसी ट्रायंगल को हल करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये राइट ट्रायंगल है या ओब्लीक ट्रायंगल। अगर राइट ट्रायंगल होगी तो उसके अपने 4 फार्मूले हैं, उनकी मदद से उसको हल करना है। अगर वो ओब्लीक ट्रायंगल होगी तो उसके अपने अलहदा 4 फार्मूले हैं, तो फिर उनकी मदद से हल करना है। अब ये है कि ओब्लीक ट्रायंगल जो होती है इस पर राइट ट्रायंगल का फार्मूला जो है जो क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, ओब्लीक पर राइट का फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, राइट पर ओब्लीक का फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। देखें, जो राइट ट्रायंगल होती है उसमें हमेशा एक साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी और एक साइड जो है वो बेस होगी और एक साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी। इनके एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और 90 के अपोजिट साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होती है और एंगल के साथ जो साइड होती है
या तीसरी साइड जो होती है उसको बेस कहा जाता है। इनके राइट ट्राइंगल जब कोई एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा तो ये बात लाजमी हो जाएगी कि अब इसमें एक साइड परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेन्यूज है। तो इसीलिए हम साइन काज टैन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये साइड की ही रेशो है। साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की रेशो है, काज बेस हाइपोटेन्यूज की रेशो है और टैन परपेंडिकुलर बेस की रेशो है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो भी दो साइड का सम ऑफ स्क्वायर करेंगे तो तीसरी साइड के स्क्वायर के जो है वो बराबर आएगा। जो तीसरी साइड होगी वो हमेशा उसमें हाइपोटेन्यूज होगी। अब जो ओब्लीक ट्राइंगल होती है जिसमें कोई एंगल भी 90 डिग्री का ना हो, इसमें कोई साइड जो है वो ना परपेंडिकुलर होती है, ना बेस होती है, ना हाइपोटेन्यूज होता है। यानी कि ओब्लीक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज का कोई कंसेप्ट नहीं है। जब इनमें ओब्लीक में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज है ही नहीं तो फिर साइन अल्फ़ा कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि साइन तो होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब उसमें तो ओब्लीक में तो कोई परपेंडिकुलर होता ही नहीं है, कोई हाइपोटेन्यूज होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ओब्लीक पर तो साइन या काज या टैन का फार्मूला जो है या पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ओब्लीक ट्राइंगल में कोई साइड जो है ना परपेंडिकुलर होती है, ना बेस होता है और ना हाइपोटेन्यूज होती है। इसलिए ओब्लीक ट्राइंगल जो है इसको हल करने के अलहदा फार्मूले होते हैं जिनको लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट और हाफ एंगल फार्मूला होता है। राइट ट्राइंगल और ओब्लीक ट्राइंगल में सिर्फ एक फार्मूला जो है वो सेम होता है, वो राइट के लिए भी अप्लाई किया जाता है और ओब्लीक के लिए भी अप्लाई किया जाता है। उसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है जो दोनों के लिए यूज़ होगा। तो कौन सा फार्मूला है जो दोनों के लिए होता है? वो सिर्फ ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, यानी कि तीनों एंगल का सम जो है वो हमेशा 180 के बराबर होगा, खा वो राइट ट्राइंगल हो या ओब्लीक ट्राइंगल हो। तीनों एंगल का सम जो है वो हमेशा 180 के बराबर होगा। अब इसमें देखें ओब्लीक ट्राइंगल, ए ट्राइंगल विच इज़ नॉट राइट इज़ कॉल्ड ओब्लीक ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जो राइट ना हो, यानी कि जिसमें कोई एंगल भी 90 डिग्री का ना हो, उसको ओब्लीक ट्राइंगल कहेंगे। रिमार्क्स, फॉलोइंग मेथड्स आर टू यूज टू सॉल्व ओब्लीक ट्राइंगल। ओब्लीक ट्राइंगल को हल करने के लिए ये फॉलोइंग मेथड हैं। लॉ ऑफ साइंस, नंबर 2 लॉ ऑफ कोसाइंस, नंबर 3 लॉ ऑफ टेंजेंट, नंबर 4 हाफ एंगल फार्मूला। अब हम इन फार्मूलों का प्रूफ भी करेंगे जो अक्सर पेपर में आते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ साइन स्टेटमेंट। लॉ ऑफ साइन होता क्या है? ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ साइन। इसके लिए हमने एक ट्राइंगल बनाई है ए बी सी। ये ए बी सी जो है ये ओब्लीक ट्राइंगल है, इसमें कोई एंगल भी 90 डिग्री का नहीं है और सी से परपेंडिकुलर ड्रा किया है ए बी लाइन के ऊपर। जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो मतलब ये होगा कि इधर एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। लेकिन इस ओब्लीक ट्राइंगल के अंदर दो राइट ट्राइंगल बन गई हैं, ए डी सी बी डी सी, क्योंकि इधर एंगल 90 का आ गया है। अब ये ट्राइंगल इतनी जो होगी ये राइट होगी और ये भी राइट होगी,
लेकिन ABC जो है ये राइट नहीं है, ये ओब्लिक ट्राइंगल। A पर एंगल अल्फ़ा होगा, B पर बीटा होगा, C पर गैमा होगा। A के अपोजिट साइड जो होगी उसको स्मॉल a से ज़ाहिर करेंगे, B के अपोजिट साइड जो होगी वो स्मॉल b, C के अपोजिट साइड जो होगी वो स्मॉल c होगी। और ये परपेंडिकुलर जो ड्रा किया है इसकी जो लेंथ है इसको h का नाम दे दिया। लेट A, B एंड C बी दी मेजर्स ऑफ दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC की साइड है। ड्रा परपेंडिकुलर फ्राम C ऑन AB। C से परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन AB विच मीट्स एट ए पॉइंट D, जो उसको D पॉइंट पर मीट करता है। इन ट्राइंगल ADC, ये मैंने पहले ही बताया ये राइट ट्राइंगल। अगर हम इसमें लिखें DC ओवर AC, तो DC इसमें होगा परपेंडिकुलर और AC जो होगा ये हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जो होता है ये साइन होता है, एंगल ये वाला लिखेंगे। तो DC ओवर AC जो है ये साइन अल्फ़ा आ जाएगा। DC जो है वो H है, AC जो है वो B है, तो H ओवर B जो है ये साइन अल्फ़ा आ जाएगा और H की वैल्यू आ जाएगी B साइन अल्फ़ा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लें। अब ये ट्राइंगल ले लें BDC, इसमें भी DC ओवर BC करेंगे। इसमें ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन होगा, एंगल जो इधर है वो लिखेंगे वो बीटा है। DC जो है वो H है, BC जो है वो A है, H ओवर A आ जाएगा साइन बीटा, H इज इक्वल टू A साइन बीटा। अब देखें ये भी H की वैल्यू है, ये भी H की वैल्यू है, दोनों को कंपेयर करेंगे, बराबर लिख सकते हैं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये वाली जो H की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, यह आएगा A साइन बीटा इज इक्वल टू B साइन अल्फ़ा। A के नीचे साइन अल्फ़ा ले आएँ और B के नीचे साइन बीटा, यह आएगा A ओवर साइन अल्फ़ा, यह आएगा B ओवर साइन बीटा। सिमिलरली इसी तरह से लिख सकते हैं, B ओवर होगा तो साइन बीटा होगा, अगर C ओवर होगा तो साइन गैमा होगा। इसको क्वेश्चन 3, इसको 4 का नाम दे लें। दोनों को जब कंबाइन करेंगे, क्योंकि A ओवर साइन अल्फ़ा इसके बराबर है, ये आगे इसके बराबर है, तो मतलब ये होगा कि ये तीनों जो हैं ये आपस में बराबर हो जाएंगे। Combining 3 and 4 we have A over sin alpha is equal to B over sin beta is equal to C over sin gamma, तो which is known as law of sin, इसको हम कहेंगे ये law of sin आ गया। अब नंबर 2 law of cosine स्टेटमेंट इन एनी ट्राइंगल ABC, इसके साइड के हवाले से 3 फार्मूले हैं और एंगल के हवाले से भी 3 फार्मूले हैं। पहले हम साइड के हवाले से देखेंगे। A स्क्वायर इसमें होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉज अल्फ़ा, B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA कॉज बीटा, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉज गैमा। तो ये हमने एक ट्राइंगल बना ली। पहले हमने X एक्सेस Y एक्सेस ड्रा कर लिया। एक ट्राइंगल ABC बनाई है, इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया। A के सामने वाली साइड स्मॉल a होगी, B के सामने वाली साइड स्मॉल b होगी, C के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल c होगी। A पर एंगल अल्फ़ा होगा, B पर बीटा होगा, C पर गैमा होगा। अब जब भी कोई पॉइंट, ये हमने पहले ही पढ़ा था, X एक्सेस लाइन के ऊपर आए तो वहाँ पर Y की वैल्यू 0 होती है। जब भी कोई पॉइंट X एक्सेस लाइन के ऊपर आएगा तो वहाँ पर Y की वैल्यू 0 होगी और X की वैल्यू कितनी होगी, जितना ओरिजिन से उस पॉइंट तक डिस्टेंस है वो है B। इसका मतलब X की वैल्यू B होगी और X एक्सेस के ऊपर Y जो है वो 0 होगा। अगर कोई पॉइंट Y एक्सेस के ऊपर आ जाए तो वहाँ पर X 0 होता है और Y की वैल्यू होगी, कितनी होगी, जितना उस पॉइंट का ओरिजिन तक डिस्टेंस होगा वो Y की वैल्यू होगी। अब C पॉइंट चूँकि X एक्सेस लाइन के ऊपर आ रहा है तो इधर Y जो है वो 0 होगा और X की वैल्यू जो है वो A से C तक जो डिस्टेंस होगा वो X की वैल्यू होगी।
तो अगर कोई पॉइंट किसी क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए, या इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो वहाँ पर ना x 0 होता है ना y 0। वहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या होगी और y की वैल्यू जो है वो क्या होगी। x की वैल्यू होती है r cos अल्फ़ा और y की वैल्यू होती है r sin अल्फ़ा। जिस तरह से आपने पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए, मतलब f को लिखा जाए कंपोनेंट फॉर्म में, उसको लिखा जाता है f(x(i) प्लस f(y(j), ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। f वेक्टर को लिखा जाता है f(x(i) प्लस f(y(j), और f(x) जो होता है उसको लिखा जाता है f cos अल्फ़ा। अब f की बजाय जो है वो है c क्या होगा, इस पॉइंट का ओरिजिन तक जो डिस्टेंस है वो लेना है, c ये होगा c cos अल्फ़ा। fy होता है f sin अल्फ़ा। अब f होगा जितना इसका ओरिजिन तक डिस्टेंस है वो c है, यह आएगा c sin अल्फ़ा। अगर ये डिस्टेंस a होता तो ये बन जाना था a cos अल्फ़ा a sin अल्फ़ा। अगर ये डिस्टेंस कोई और आता, मतलब इधर 2 आ जाता, फिर इसको लिखना था 2 cos अल्फ़ा 2 sin अल्फ़ा। यानी कि cos और sin के साथ जो कोएफिशिएंट आना है उस पॉइंट का ओरिजिन तक जो डिस्टेंस होगा वो आना है। बकाया पहली वैल्यू cos में होनी है और दूसरी जो है वो sin में होनी है, और ये वाला इसके साथ कोएफिशिएंट जो है उसका ओरिजिन तक जो है वो डिस्टेंस आना है जितना भी होगा, और एंगल वही लिखना है साथ उनके जो इधर ओरिजिन के साथ बनेगा। अल्फ़ा है, अल्फ़ा लिख देंगे, थीटा होगा, थीटा लिख देंगे, बीटा होगा, बीटा लिख देंगे, इधर एंगल जो होगा। अब देखें, लेट ए बी एंड सी बी दी मेजर्स ऑफ दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। लेट सी cos अल्फ़ा सी sin अल्फ़ा एंड बी 0 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पॉइंट्स बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। सी cos अल्फ़ा सी sin अल्फ़ा जो है ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी 0 जो है ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये लिखा। अब हमने बी और सी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, बी सी, ये सीधी दो लाइन जो है ये डिस्टेंस को ज़ाहिर करती है कि बी और सी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का तरीका ये होता है कि एब्सीसा में से एब्सीसा को माइनस करना है, उसका स्क्वायर, प्लस ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट को माइनस करना है, उसका स्क्वायर, और होल का स्क्वायर। अब सीसा क्या होता है, पॉइंट की जो पहली वैल्यू होती है उसको सीसा कहा जाता है, और दूसरी वैल्यू जो होती है उसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। जब भी आपने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, अब सीसा में से अब सीसा को माइनस करें। इसका अब सीसा है सी cos अल्फ़ा, इसका अब सीसा है बी, इसको करेंगे माइनस, स्क्वायर कर देंगे, प्लस ऑर्डिनेट, इसका ऑर्डिनेट है सी sin अल्फ़ा, इसका 0 है, यह आएगा सी sin अल्फ़ा माइनस 0, इसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन बी सी डिस्टेंस जो है ये डायग्राम में ए है, इसको ए लिख लेंगे, इसका स्क्वायर खोल लेंगे जिस तरह से ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2ab माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर जो है इसको पहले लिख लें, इन दो में से सी स्क्वायर कॉमन ले लें, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लिया माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 1 होता है, ए स्क्वायर हमारे पास आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। अब देखें ए स्क्वायर, ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, 3 ABC। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है तो दूसरी कौन सी दो साइड बच गई हैं, बी और सी, इनका स्क्वायर करें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, इन दो का प्रोडक्ट करना है, माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल कौन सा लिखना है, ए के साथ एंगल अल्फ़ा, बी के साथ बीटा, सी के साथ गैमा लिखना है। अगर इधर ए होगा तो एंगल अल्फ़ा लिखेंगे, अगर इधर बी होगा तो एंगल बीटा लिखेंगे, अगर इधर सी होगा तो एंगल गैमा लिखेंगे। दोबारा देख लें, ए स्क्वायर, ए है बकाया दो साइड उनका सम ऑफ स्क्वायर,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, इन दो का ही प्रोडक्ट बी सी कॉज एंगल ए के लिहाज से अल्फ़ा, या बी और सी दो एंगल मिलकर जो एंगल बना रही हैं ऐसे भी कह सकते हैं। देखें तो बी और सी मिलकर अल्फ़ा बना रही हैं, वो अल्फ़ा, या इधर ए है तो इधर अल्फ़ा लिख लें। अब सिमिलरली अगर बी स्क्वायर आएगा तो दूसरी कौन सी दो साइड बच गई हैं, सी और ए, यह आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, इन दो का प्रोडक्ट सी ए कॉज बी है तो बीटा आ जाएगा। अगर सी स्क्वायर आ जाए सी स्क्वायर तो दूसरी कौन सी दो साइड बच गई हैं, ए बी, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इन दो का प्रोडक्ट कॉज ऑफ सी है तो गैमा आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये किसी ट्राई की अगर साइड मालूम करनी हो तो इन तीन में से कोई एक फार्मूला जो है ये हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर एंगल मालूम करना हो तो दे कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पहला फार्मूला जब लिखा था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसको हल करके हम एंगल का फार्मूला जो है वो बना सकते हैं। हाँ जी, 2bc जो है इसको लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉज अल्फ़ा आ जाएगा, 2bc इसके नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास आ गया कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये अगर अल्फ़ा मालूम करना हो राइट ट्राइएंगल में तो कॉज का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन ओब्लीक में वो नहीं होगा। ओब्लीक में जब अल्फ़ा मालूम करना होगा फार्मूला होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। अब देखिए अगर अल्फ़ा है तो ए स्क्वायर माइनस होगा, अगर बीटा होगा तो बी स्क्वायर माइनस होगा, अगर गैमा होगा तो सी स्क्वायर माइनस होगा। सिमिलरली कॉस बीटा के लिए होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2, इन दो का प्रोडक्ट ए सी, तो कॉस गैमा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। अगर एंगल मालूम करने होंगे तो ये तीन फार्मूले हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गैमा। अगर साइड मालूम करनी हो तो फिर वही जो फार्मूले हमने पढ़े हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नोट इफ़ ट्राइएंगल ए बी सी इज राइट, पहले तो हमने ये फार्मूले तो हमने ओब्लीक के बनाए हैं, वो कह रहा है कि अगर ये ओब्लीक ट्राइएंगल जो है ये राइट ट्राइएंगल बन जाए, मतलब क्या होगा उसमें कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाए, देन लॉ ऑफ कोसाइन रिड्यूसेस टू पैथागोरस थ्योरम, तो फिर लॉ ऑफ साइन का पैथागोरस थ्योरम बन जाता है। मसलन अगर अल्फ़ा जो है ये 0 हो जाएगा, अल्फ़ा जो है ये 0 हो जाएगा तो देन पैथागोरस थ्योरम बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कैसे? अगर अल्फ़ा जो 90 हो जाएगा, अल्फ़ा 90, इधर देखिए अगर अल्फ़ा 90 हो जाए तो cos 90 0 होता है, इधर क्या आ गया 0, तो ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर बीटा 90 हो जाए तो cos 90 0, नीचे वाली वैल्यू इधर आएगी 0, तो बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो फिर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर के हो जाएगा। अगर गैमा 90 का हो जाएगा तो cos 90 0, तो 2ab इधर आएगा 0, यह आएगा 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इधर आएगा तो फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये तीनों जो हैं ये पैथागोरस थ्योरम है। ये पैथागोरस थ्योरम होता है जब गैमा 90 हो, ये पैथागोरस थ्योरम होता है जब बीटा 90 हो, ये पैथागोरस थ्योरम होता है जब अल्फ़ा जो है वो 90 हो। इसका मतलब ये हुआ कि ओब्लीक ट्राइएंगल में जब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन जाएगा तो फिर लॉ ऑफ कोसाइन जो है उसका पैथागोरस थ्योरम जो है वो बन जाता है। अल्लाह हाफिज़।